The Wellness Show, sponsored by Heart UK, the cholesterol charity. वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, यानी कि हार्ट के जो भी प्रॉब्लम है, दिल से बात कर रहे हैं हमारे डॉक्टर नबील अहमद, दिल की बात कर रहे हैं। और आप भी जो भी अगर आपकी भी दिल की कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि दिल का ये मामला है, कोई दिल लगी नहीं डॉक्टर साहब। तो हमारे कॉलर एक हैं, देखें हम वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं। हेलो एंड वेलकम टू दिस शो। जी, वेलकम बैक टू दिस प्रोग्राम एज यूजुअल। आपने दिल नातवा पर और भी बोझ डाल दिया कहकर 3-4 चीज़ों का। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ और कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ के जिक्र किया, जरा इस पे ये रोशनी डालिएगा कि इनमें जो कमज़ोरियाँ हैं उसकी वजूहात क्या होती हैं, ख़ासतौर से जो पेरिफेरल आर्टरी लेग की डिजीज़ हैं, वो क्या मोबिलिटी की वजह से असरअंदाज होती हैं कि जहाँ लैक ऑफ मोबिलिटी। हाँ जी जी, उसका कोई उससे लिंक है या कोई और वजह है तो उसकी भी वजाहत कीजिए। शुक्रिया। Good. Thank you very much. It's a very, very useful question. मेरे ख्याल for many people. जी, definitely. देखिए, जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है, सबसे बड़ी कॉज इसकी स्मोकिंग है, और फिर थोड़ी बहुत जो एथनिक बैकग्राउंड है, उसमें कॉकेशियन पॉपुलेशन जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, उसमें ये ज़्यादा देखी जाती है। तो हमारे एशियंस में भी है, लेकिन इसकी थोड़ी सी रेशो शायद थोड़ी सी कम है। लेकिन दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो होता क्या है कि जब उनकी एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़े तो कई दफ़ा फेमोरल आर्टरी से हम एक्सेस लेते हैं और रेडियल आर्टरी से एक्सेस लेते हैं, तो उनमें बड़ी फीबल पल्सेस होती हैं और उनमें फिर बहुत एहतियात से कॉरोनरी एंजियोग्राफी या स्टेंटिंग करनी पड़ती है। और बहुत सारी ऐसी नैरोइंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कुछ लोगों में कि उन लेग्स में भी हम स्टेंट डालते हैं फिर, लेकिन वो फिर वैस्कुलर सर्जन्स जो हैं वो करते हैं, उसमें फिर कार्डियोलॉजिस्ट का रोल थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, ज़ाहिर है कार्डियोलॉजिस्ट का तो दिल से ज़्यादा ताल्लुक है। बिल्कुल। लेकिन वो टिपिकल जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग, ये सब के सब जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नीचे करने की या कंट्रोल करने की या ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत होती है। तो ये लैक ऑफ मोबिलिटी की भी नहीं, क्या फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करते हैं ज़्यादा, तो इससे तो कोई रिलेशनशिप नहीं है? इससे कुछ इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप कोई नहीं है। वो इनडायरेक्टली तो ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है ख़राब होगी। जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी इसी से जो बात मेरे यहाँ पर एक क्वेश्चन था, और ये हमारे एक व्यूअर ने भी किया था, और ये बाद में फिर लेटर में भी आया था कि आई एम ए हार्ट पेशेंट एंड आई एम ट्राइंग टू गेट फिटर, कैन आई टेक अप स्किपिंग to help me in this? What other sports or hobbies would you recommend so that I can become fitter? तो वो कह रहे हैं कि मैं ये जो रस्सी जो कूदना स्किपिंग है वो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? मेरा ख्याल है ये मोहम्मद अली बॉक्सर जो थे उनके फैन लगते हैं। स्किपिंग तो वो किया करते थे किसी ज़माने में जब वो फिट थे, एंड अब तो वो बेचारे पार्किंसंस डिजीज़ और उनकी हेल्थ आपको पता ही है। मोहम्मद अली बॉक्सर ये जी। अच्छा, सॉरी मैं फिर बिल्कुल अप टू डेट नहीं रख सका। अभी रिसेंटली मेरा ख्याल प्रोग्राम उनका एक लगा हुआ था, शायद वो उनकी लाइफ के बारे में था। तो स्किपिंग जो है, देखें ये डिपेंड करता है कि पहले आपकी बेसलाइन जनरल फिटनेस आपकी क्या है। तो उसमें अगर आप एथलेटिक थे पहले या ज़्यादा एक्टिव थे फिजिकली, आपका बॉडी वेट क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी ओवरऑल फिटनेस कितनी है, तो स्किपिंग तो फिर वही करेगा जो ये कर सकता होगा ना। जी। तो इसमें मना बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब देखिए इसमें ये बड़ा जनरल सा सवाल है। तो वॉक वगैरह जो है सेफेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, और ये इतना मैं पढ़ती हूँ आजकल के वॉक जो है ना वो इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और वॉक ये कहते हैं कि हार्ट के लिए जो है आप इतना तेज वॉक करें, इतना ब्रिस्क वॉक करें कि आपकी सांस जो है वो ना फूले, उतना मतलब आप बोल सकते हो, बातें कर सकते हो, लेकिन गा नहीं सकते हो। मतलब वो कह रहे हैं कि इतना तेज
ऑलवेज आपको चलना चाहिए कि आपको जो है, आप जिनको हार्ट की जो बीमारी है, कि आप जो है वो बातें कर सकते हो आसानी से और सांस फूले बगैर, लेकिन गाना नहीं। जी बिल्कुल, इसको हम ले बिल्कुल तो गाना उसको बिल्कुल सिंपल अंदाज गाने के लिए और एक्सरसाइज होती है, उसके लिए रियाज करना पड़ता है। मतलब हाँ, ये तो है। तो वो भी एक्सरसाइज है, फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हाँ, तो लेकिन it puts pressure on your heart जी, when बिल्कुल। if you are in brisk walk। जी, This तो is- टारगेट हार्ट रेट की बात हो रही थी, तो जो एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, टारगेट हार्ट रेट को जरूर याद रखिए आप प्लीज, कि 220 माइनस एज, सिंपल सा फॉर्मूला है, और 210 माइनस एज फॉर फीमेल्स, लेकिन जनरली अच्छा। स्पीकिंग 220 माइनस एज, तो ये आपका ये आपका टारगेट heart हार्ट रेट होगा। उसका अच्छा। 85% आपने अचीव अगर कर लिया तो समझ लें कि, और आपको कोई सिम्टम नहीं हुआ, चेस्ट पेन नहीं हुई, सांस बहुत ज़्यादा नहीं फूला, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो काफ़ी बेहतर ये है। आप कह रहे हैं कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे जी, हैं। आप एक्सरसाइज करें। अच्छा, जब अब आप एक्सरसाइज कर रहे जी, हो तो आप कह रहे हैं कि लोगों ने 220 माइनस माइनस योर एज, एज वो आपका टारगेट हार्ट रेट है। होना चाहिए आपका। इतना वो टारगेट हार्ट रेट हर एक का है। अच्छा। जिस तरह हम हमारी एजिंग हो रही है, तो हर साल में एक एक वो साल नीचे आता जाएगा। हाँ। कोई अगर 50 इयर्स ओल्ड है या कोई 70 इयर्स ओल्ड है, तो टारगेट हार्ट रेट 150 पे आ जाएगा ना उनका, अगर कोई 70 ईयर ओल्ड है फॉर एग्जांपल। हाँ हाँ। तो अगर वो उसका 85% जो 127 या वो 128 भी बीट्स achieve पर कर ले। मिनट, अगर वो अपने घर में ट्रेडमिल पे वॉक करते हैं और साथ अपना हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, अगर वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, तो इसका मतलब ये है कि उनका हार्ट की हेल्थ अच्छी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा और आपने- ये जो जिम में भी लोग जाते हैं, वहाँ पे भी उनको ख्याल करना चाहिए, लोगों को अपना हार्ट रेट देखते रहना चाहिए, जी। और 85% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम हॉस्पिटल में जी जी नहीं, वो कोई बात कॉलर आप है पूरी कोई कर लें। हाँ, आप ओके जो सेंटेंस, हाँ जी। जी, तो वो ये था कि बहुत सारे लोग अपने आप को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जिस तरह आप ज़्यादा फिट होते जाएंगे, आपका स्टेमिना बिल्डअप होता जाएगा, उतनी देर लगेगी उस टारगेट हार्ट रेट को अचीव करने में। तो सोचने वाली बात यह है, जो लोग मैराथन रनर्स हैं, वो तो बड़ी जल्दी से फिर उनका टारगेट हार्ट रेट आ जाएगा ना, वो नहीं आएगा। दैट्स वाई जो एथलेटिक जो होते हैं, बहुत सारे एथलीट्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो उनमें फिर टारगेट हार्ट रेट तक पहुंचते पहुंचते बड़ा टाइम लगता है। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि वो फिट होते हैं ना जी। अच्छा, तो अब देखते हैं कि हमारे कॉलर क्या कह रहे हैं या जी। क्या कह रही हैं। लेट्स वेलकम देम। हेलो। जी शुक्रिया। मैंने इससे पहले आपसे एक सवाल किया था, उसमें मैंने आपसे कैरोटिड आर्टरी का भी पूछा था, जिसका मुझे जवाब नहीं मिल सका। तो डॉक्टर साहब ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैरोटिड आर्टरी की जो नैरोनेस है, उसकी क्या रीजन हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके हार्ट पे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जी, थैंक यू वेरी मच। वो दरअसल सैयद बात ये साहब। होती है कि बात करते करते थोड़ी लंबी हो जाती है। जी। आई एम सो सॉरी, मेरे माइंड से ये शायद निकल गया। ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली ओल्ड एज में। कैरोटिड आर्टरी के लिए जी टिपिकल वही मैंने अर्ज किया अभी, कि जो टिपिकल रिस्क फैक्टर्स हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज़, तो ये सब के सब जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो बॉडी में जहाँ जहाँ हमारी आर्टरीज हैं, वहाँ पे पूरा आर्टीरियल सिस्टम जो है उससे अफेक्ट हो सकता है। और उसमें जो कैरोटिड आर्टरीज, उनमें इंटरनल कैरोटिड और एक एक्सटर्नल कैरोटिड, दो होती हैं यहाँ पे, जो बाइफिकेट होती, डिवाइड होती हैं उसमें। तो वो फिर हम क्या करते हैं कि कॉजेज़ तो आपको ये बड़ी सिंपल हैं, कॉजेज़ को इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ द नेक हम करके तो कॉरोनरी आर्टरीज का कैलिबर देख लेते हैं कि उनमें जो है कहीं वो अंदर प्लाक डेवलप तो नहीं हो गया, और नैरोइंग को हम डिटर्मिन कर लेते हैं कि 20% है, 30% है। और सो मच सो, अगर कुछ लोगों को डिजीनेस हो रही है या ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि अच्छा। उठते हुए ऐसे ही चक्कर आ गया, थोड़ा डिजी फील किया। अच्छा। इसका कोरिलेशन हार्ट डिजीज के साथ तो है ही है जी, क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज अगर, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक में ये कोरोनरी जो कैरोटिड आर्टरी नैरोइंग है वो डेवलप हो जाएगी। अगर कुछ लोगों में, लेकिन ये देखा ये गया है हमारे एशियंस में कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बड़ी एग्रेसिव होती है कुछ लोगों में। आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी मेडिकेशन दे लें, फिर भी वो जो है उसको डील करना इतना आसान नहीं होता है। तो जो कैरोटिड आर्टरी की स्टेंटिंग भी आजकल हम कर लेते हैं, लेकिन वो बड़ा एक बड़े स्पेशलाइज्ड फील्ड है। वो तो बड़ा इंट्रिकेट एक ऑपरेशन। यहाँ से हम आर्टरी में से जाएंगे, ये फेमरल से या रेडियल से तो ज़रा डिफिकल्ट होता है, फेमरल आर्टरी से, और फिर हम वायर्स ऊपर कैरोटिड में डाल के तो हम स्टेंटिंग भी वहाँ कर लेते हैं जी। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ज़रा आइडिया हो गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा
चलिए एक और कॉलर हम ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जी, ये आपका प्रोग्राम अक्सर देखता हूँ, तो ये मैं वेट कर रहा था कि आप कार्डियोलॉजिस्ट आए। जी, डॉक्टर साहब, जी। मुझे ना कुछ काफी प्रॉब्लम है। एक तो मैं मतलब जेनेटिकली मेरी फैमिली में भी डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है। जी जी तो मुझे आज जो ही तकरीबन को 1 साल से जो मेरा ब्लड प्रेशर है वो कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। डॉक्टर जो है मुझे अक्सर वो टैबलेट बदल बदल के देती हैं, मगर वो काम नहीं करती हैं। अभी आज का मैं लुसाटन लेता हूँ, लुसाटन के साथ वो मुझे और भी देती हैं दवाई वगैरह। वो जो किसी वक्त ठीक होता है, किसी वक्त ठीक नहीं होता। और दूसरा जो मेरी जो टांगे हैं, नॉट अपर पार्ट बट द लोअर पार्ट है नीचे का, जहाँ मेरे पाँव के मेरे एंकल से वो जो है ना एक तो बहुत से टाइट हो गया। मुझे चलना जो है बहुत दुश्वार है। जी, जी। मतलब एक्सरसाइज जो अगर मैं चल नहीं सकता तो एक्सरसाइज कैसे करूंगा? तो आपकी और एज दूसरा ग्रुप क्या है? हाँ जी, मेरी एज इस वक्त 65 है। जी अच्छा, 65 है। तो दूसरा जो है ये मैं दवाइयाँ खाता हूँ, लुसाटन वगैरह जो है जो ब्लड प्रेशर के लिए, उससे मेरे पाँव जो है वो काफी सूज जाते हैं। जी। तो मतलब लिक्विड रिटेंशन होती है। वो कई दफा मुझे वो देते हैं जो डायलिटिक देती हैं, मगर वो मुझे कोई इतनी वो अपना जो मेरा पेशाब है जो इतना नहीं आता। जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आपसे? व्हाट शुड आई डू? मतलब जीपी से तो मैंने काफी दफा रिफर किया है। मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ, मगर जैसे मैंने आपको बताया पाँव की जो है वो मुझे काफी प्रॉब्लम है। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपका एक जो 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 प्रॉब्लम्स हैं आपकी बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, और इसमें इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो ये कि आप जो है आपकी डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ द लेग्स होनी चाहिए, जिसमें हमें ये डिटरमिन कर सकें कि कहीं आपने वही जो जिस नैरोइंग की आज मैं बात कर रहा हूँ पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ की, कहीं वो तो नहीं डेवलप हो गई। अच्छा। सबसे पहले तो इसको एक जो है ना टिक बॉक्स हमने वो करना है, देखना है कि आपकी लेग्स की जो आर्टरीज हैं क्या वो ठीक हैं या कि उनमें कोई नैरोइंग हो गई है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो पाँव की स्वेलिंग हो जाती है, ये कैल्शियम एंटागोनिस्ट मोस्ट कॉमनली सारा ग्रुप 2-3 ग्रुप्स हैं इसमें, तो उसमें वो पाँव की स्वेलिंग होना जो है ना वो बड़ा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन उससे आप ना घबराएं। लेकिन अगर आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं तो फिर वो एक अलग सिम्टम है। लेकिन आपका ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आपकी हिस्ट्री में पॉइंट है कि जब आप चलते हैं तो लेग्स में पेन होती है, तो इससे मुझे थोड़ा शक पड़ता है कि कहीं इनकी आर्टरीज में नैरोइंग ना डेवलप। और लेकिन आपका जो ये मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं ना जी, उसमें ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेडिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कार्डियोलॉजी में रेफ़र हो, और फिर बहुत स्पेशलाइज क्लिनिक्स, हाइपरटेंशन क्लिनिक भी होते हैं। अच्छा। टीचिंग हॉस्पिटल्स में वहाँ आप रेफ़र हो सकते हैं। और अब आजकल और जो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन जो को ट्रीट नहीं हो सकती मेडिसिन से, उसके लिए कुछ और ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो उसकी सूटेबिलिटी पे डिपेंड करता है पेशेंट की, वो भी ऑफर कर सकते हैं। चलें, नहीं, आई होप दैट ही विल गेट सम जी, एडवाइस एंड सम जी, रिस्पाइट जी, फ्रॉम दिस जी, जी, एडवाइस ऑफ योर्स। जी, इंशाल्लाह। एक और कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी मैं बोल रही ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਲੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 6.8 6.8। अच्छा जी। तो आप मेरा ख्याल है हम मेरा ख्याल ये इतना काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, या आप कुछ और पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी कोलेस्ट्रॉल ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ। एज ग्रुप ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? एज ग्रुप ओवर 50 55। अच्छा 50। हाँ जी जी, ये थैंक यू वेरी मच ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। एंड जो 6.8 है जी, ये थोड़ा सा रेंज से बाहर है। सबसे पहले तो जो जिस तरह हमेशा हम बात करते हैं, अपने किचन में रेवोल्यूशन लेके आए। आप देखें ये पराठे तो नहीं बन रहे ज़्यादा इनके किचन में, कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, क्या वॉक आप करती हैं कि नहीं, वो स्लाव पार्क में जाया करें ना ज़रा चक्कर का, आजकल तो ठंड बहुत है तो वहाँ पे आप वॉक शुरू करें। एंड थोड़ा सा इसको नीचे करें, और बिल्कुल जो कोई बटर्स हैं, मार्जरीन्स हैं, उनका तो घर में दाखिला बंद करें आप, बिल्कुल उनको ना लाएं, और ऑलिव ऑयल पे आ जाएं, और बिल्कुल जो डाइट है उसको सिंपल कर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये डाइट एंड एक्सरसाइज से पहले कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जो
हम जो असल बात है जो आजकल हम फॉलो करते हैं वो है जी नाइस गाइडलाइंस, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाती है। अब मैं बात ज़्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहता, लेकिन आपको क्योंकि अभी हार्ट डिजीज़ डायग्नोज नहीं हुई है तो आप प्राइमरी प्रिवेंशन में फॉल करेंगी। ये तो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए पहला स्टेप तो है डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर उससे भी ये आपके जो लेवल्स हैं नीचे नहीं आते हैं तो फिर आपको स्टैटिन जो बार बार हम जिक्र करते हैं उसका वो फिर लेना पड़ेगी। अपने जीपी से प्लीज़ आप इन टच रहें और 3-4 महीने अपने आप को दें और फिर दोबारा जाके कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। हाँ, लेकिन आपने जैसे कहा कि फिजिकल एक्सरसाइज और डाइटरी जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल। जी हाँ, तो हम इसी पे अभी भी बात जारी रखेंगे और अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम आपको कोई एक हेल्थी रेसिपी भी दिखाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहिए। और फ़ोन नंबर जो है वो आपके पास आता ही है यहाँ पर 020363000610 और आप हमें फ़ोन कीजिएगा, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। The Wellness Show, sponsored by Heart UK, the cholesterol charity.